हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी इतिहास का भाग 17 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 61 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1605 से 1635 ईस्वी के बीच, बी है 1618 से 1648 के बीच, सी है 1660 से 1690 के बीच, डी है 1680 से 1710 के बीच। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी सही हो जाएगा। 1618 से 1648 के बीच में यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। 1618 से 1648 के बीच। व्याख्या देखते हैं। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 ईस्वी के कालखंड में लड़ा गया था। यह एक धार्मिक युद्ध था जिसमें प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों ने एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक रक्तपात किया था। ईसाई धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया। आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म दो संप्रदायों में बंट गए। वह था, एक था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट में बंट गया। दो धर्म बंट गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में। जो प्रोटेस्टेंट सुधारवादी थे, जिनके विरोध में कैथोलिकों ने प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन या स्वशासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन को। तो आंसर जो आ जाएगा वह डी के साथ जाएगा दोस्तों। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और इन्हीं के शासनकाल में जो 10 वर्षीय जनसंख्या थी गणना वह स्टार्ट हो गई थी और सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों के वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण करें। वित्तीय जो साधन है, आर्थिक जो साधन है, व्यय और आय के बारे में सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। आम व्यय मतलब आम जनता से संबंधित जो आर्थिक है परिप्रेक्ष्य वो किससे स्थानीय स्वशासन को सुपुर्द किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ऐसा किया जा सके। 63 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? किसने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है मैटनिक, ऑप्शन 4 है डी है लेनी। तो आंसर जो जाएगा ए के साथ जाएगा दोस्तों, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने यह कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण नहीं कर सकते। व्याख्या देखिए। जर्मन के महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ बिस्मार्क ने कहा था। तो बिस्मार्क कहाँ के हैं? तो जर्मन के हैं। बिस्मार्क कहाँ के हैं? तो जर्मन को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिस्मार्क ने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण नहीं कर सकते। ओटो वान बिस्मार्क का जन्म प्रसा के एक सामंत परिवार में हुआ था। वह एक अत्यंत कुशल और योग्य व्यक्ति था। वर्ष 1862 में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया। बिस्मार्क
के नेतृत्व में ही जर्मनी का क्या है, एकीकरण संभव हुआ। आगे देखिए 64 नंबर, नानकिंग संधि जो 1842 में हुई थी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नानकिंग संधि जो हुई थी 1842 में, वह निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, चीन ब्रिटेन को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो गया। चीन ब्रिटेन को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो गया। बी है, ब्रिटेन को जब्त अफीम चेस्ट के लिए क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिला। चीन सरकार ने हांगकांग के द्वीप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। और फिर डी है, विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने के अधिकार दे दिए गए। तो ए वाला कथन जो है डी वो गलत है, बाकी के तीनों सही है। और ये जो युद्ध हुआ था, अफीम का युद्ध बोला जाता है। अफीम के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही नानकिंग की संधि हुई थी जो 1842 में हुई, और अफीम का युद्ध बंद हो गया, समाप्त हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। नानकिंग की संधि एक शांति संधि थी जिसने अगस्त 1842 को यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और चीन के मध्य हुए प्रसिद्ध अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 तक चला गया था को समाप्त कर दिया गया। इसी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वेटनबर्ग के कैसलर चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए थे, मतलब श्वेत शोध पत्र टांग दिए थे या लटका दिए थे, ये कह सकते हैं वहाँ पे दरवाजे पे। ऑप्शन ए है, हुंद्रिक जुंगली ने, एरास्मस ने, मार्टिन लूथर ने, जॉन केल्विन ने। तो किसने ऐसा किया था, तो मार्टिन लूथर ने वेटनबर्ग के कैंसलर चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पत्र जो है पोस्ट किए थे, लटका दिए थे। देखते हैं व्याख्या। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हैं। चर्च की परंपरागत शिक्षा यह थी कि वह बपतिस्मा, जिसे ईसाई दीक्षा स्नान द्वारा मनुष्य के पाप से मुक्ति हो जाती थी। तो एक श्वेत पत्र मिलता था जिसमें कहा जाता था कि ये श्वेत पत्र आप ले लें तो आप पाप से मुक्ति हो जाएगी। तो इसका उन्होंने घोर विरोध किया और उसको एक नाम भी दिया गया है, बपतिस्मा नाम दिया गया है। ईसाई दीक्षा स्नान द्वारा मनुष्य आदि के पाप को मुक्त कर दिया जाता है। तो किंतु लूथर की धारणा थी कि बपतिस्मा संस्कार के बाद भी मनुष्य पापी ही रह जाता है। चर्च के प्रति विद्रोह के क्रम में लूथर ने वेटनबर्ग के कौंसल चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट कर दिए थे या किए थे। आगे चलते हैं 66 नंबर, संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने शराबबंदी को राज्य के नीति निर्देशक के रूप में शामिल करने की बात की, जो देश के सबसे प्राचीन लोगों के धार्मिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ था। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है महावीर त्यागी, ऑप्शन सी है ए बी ठक्कर और ऑप्शन डी है जे खांगड़े। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा, तो 66 का ए आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा सुन लीजिए। संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने शराबबंदी को राज्य के नीति निदेशक के रूप में शामिल करने की बात की, जो कि देश के सबसे प्राचीन लोगों के धार्मिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ था। तो ये किसने बात की थी, यह बात की थी जयपाल सिंह ने। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य तथा हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। इन्होंने राज्य के नीति निदेशक के रूप में शराबबंदी को शामिल करने की बात कही, क्योंकि यह देश के प्राचीन लोगों के धार्मिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ था।
जिससे उनका निरंतर पतन हो रहा था। आगे चलते हैं। 67 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी? ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1917 को, 15 जून 1917 को, 6 जुलाई 1917 को, डी है 24 अक्टूबर 1917 को। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 अप्रैल 1917 को उसने जर्मनी के खिलाफ क्या की? युद्ध की घोषणा कर दी अमेरिका ने। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब घोषणा क्यों की थी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसिटानिया नामक जहाज को, किस जहाज को? लुसिटानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ था भाई? तो क्योंकि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसिटानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्योंकि उस जहाज था, उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। मतलब कुछ व्यक्ति जो है अमेरिकी थे, तो इस वजह से जो 128 अमेरिकी थे, और इसीलिए ये किसने किया था? यह जर्मनी ने किया था। और जो जहाज़ था वो इंग्लैंड का था, लेकिन उस पर जो नागरिक थे वो इंग्लैंड के भी थे और अमेरिका के थे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध 7 जो है 1917 में। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान जो है आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगियों की हार होने लगी। अंत में जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ। 18 नवंबर 1918 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? निम्नलिखित में से किस शासक के संदर्भ में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए है हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, हेनरी चतुर्थ, हेनरी पंचम। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये बताइए। तो 68 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, हेनरी अष्टम। हेनरी क्या हो जाएगा? अष्टम सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब अधिकांश क्वेश्चन जो है पीजीटी और आपका जो होता है नवोदय पीजीटी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। इंग्लैंड का शासक हेनरी अष्टम कट्टर कैथोलिक था, जिसे पोप लियो दसम के धर्म रक्षक की उपाधि दी थी। जिसे पोप लियो दसम ने धर्म रक्षक की उपाधि दी थी। किंतु हेनरी का अपनी पत्नी कैथरीन के तलाक के प्रश्न पर पोप से मतभेद हो गया तथा हेनरी अष्टम ने पोप से संबंध विच्छेद कर लिया और पोप विरोधियों को शरण देने लगा। उसके उत्तराधिकारियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को इंग्लैंड का राज्य धर्म घोषित कर दिया। आगे देखते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1187 में हातिन पर जेरूसलम की सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया? निम्नलिखित में से किसने 1187 में हातिन पर जेरूसलम की सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया? ऑप्शन ए है सिरकुह, ऑप्शन बी है नूर अद दीन, ऑप्शन सी है अल अदीद, ऑप्शन डी है सलादीन। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, सलादीन ने 1187 में हातिन पर जेरूसलम की सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया। व्याख्या देख लेते हैं।
यूरोप के ईसाइयों ने 1095 से 1291 के मध्य अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसाई की समाधि को मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के जो प्रयास किए उसे सलीबी युद्ध, ईसाई युद्ध या क्रूस कहा जाता है। क्रूस युद्ध कहा जाता है। 3 युद्ध उसे कहा जाता है, सलीबी युद्ध, ईसाई युद्ध या क्रूसेड या क्रूस युद्ध कहा जाता है। इसी क्रम में तृतीय क्रूस युद्ध जो 1188 से 1192 तक चला था। तृतीय क्रूस युद्ध के दौरान सुल्तान सलाउद्दीन या सलादीन के नेतृत्व में जेरूसलम के ईसाई राजा हातिन रहना चाहिए या हातिन रहना को युद्ध में परास्त कर जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 1917 की क्रांति द्वारा रूस के किस वंश को अपदस्थ किया गया, हटा दिया गया? 1917 की क्रांति के द्वारा किस वंश को अपदस्थ कर दिया गया? ऑप्शन ए है रोमनो बुर्बो हैब्सबर्ग, डी है होनोवर। तो किसको हटा दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोमनो वंश को हटा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया। व्याख्या देखते हैं। 1917 ईस्वी के क्रांति द्वारा रूस में रोमनो वंश को समाप्त कर दिया गया। सम्राट निकोलस को 2 क्रांतियों का सामना करना पड़ा। दूसरी क्रांति जो 1917 में जार निकोलस के साथ साथ लगभग 300 वर्ष पुरानी रोमनो वंश का भी क्या किया, उसका भी समापन कर दिया, समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरी क्रांति जो 1917 हुई थी, 1917 में दूसरी क्रांति ने जार निकोलस के साथ साथ लगभग 300 वर्ष पुराने रोमनो वंश का शासन भी समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।